ओके। हेलो एवरीवन और सभी को नमस्ते। आज हम लोग ट्रांसलेशन के नेक्स्ट टॉपिक पर हैं, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन। अभी तक हम लोगों ने ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कंप्लीट कर लिया है। 5' डिपेंडेंट कैप डिपेंडेंट ट्रांसलेशन और 5' कैप इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन भी हो गया है। अब आगे हम लोग आज टॉपिक पे है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ये भी आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इनफैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि हो सकता है कुछ लोग को लगे कि ट्रांसलेशन का मैकेनिज़्म तो ओवर हो चुका है, पर ये अब और इन डेप्थ और आगे की बात है ट्रांसलेशन को लेके कि ट्रांसलेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। तो आज थोड़ा, क्योंकि और चीज़ों को लेके आपको अवेयरनेस है कि हाँ ट्रांसलेशन मैकेनिज्म से क्वेश्चंस होते हैं, बट हम लोग चेकआउट करते हैं और इसलिए मैंने इंक्लूड भी किया है आज के टॉपिक में क्वेश्चंस को भी, ताकि एक आइडिया जनरेट हो कि किस तरह से या कहाँ तक हमें पढ़ना है ताकि हमारे क्वेश्चंस इजीली क्रैक आउट हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन। देखिए अभी जो इसमें इंक्लूड किया है मैंने क्वेश्चन, अभी जो रीसेंट आए हुए हैं उन्हीं को ही ध्यान में रख के हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे, तो और इन डेप्थ भी समझेंगे, कुछ और भी मैकेनिज्म देखेंगे ताकि पूरी तरीके से प्रिपरेशन हो। तो अभी यहाँ पे देखें अगर इस क्वेश्चन में, तो हमें दिख रहा है फॉस्फोराइलेशन ऑफ द एल्फा सब यूनिट। दिस एल्फा सब यूनिट किसकी बात हो रही है, क्योंकि अभी ये टर्म हम लोग देखें तो ट्रांसलेशन में नहीं आया है। सेरीन 51 भी बात नहीं हुई है। हाँ, EIF2 आप जानते हैं, EIF2 वो इनिशिएशन फैक्टर जो कि टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। एक चीज़ और कि अगर हमें पहले की चीज़ें अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखी, नहीं सुनी, नहीं पढ़ी हैं, इवन नोट्स भी अच्छे से नहीं कैप्चर आउट किए हैं, क्योंकि हर पॉइंट जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि तभी ये आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, प्लस आज का लेक्चर भी तभी क्लियर होगा, क्योंकि सारी बात पिछले मैकेनिज्म से रिलेट करती हैं आज के टॉपिक में। और ऑप्शंस में भी हम लोग, हाँ आइरिस आप जानते हैं, ये 5' कैप इंडिपेंडेंट में बात हो चुकी है। यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है कुछ ऑप्शंस में, कभी कभी हमें ऑप्शंस भी कुछ क्लियर कभी कभी नहीं होते, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओपन रीडिंग फ्रेम यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अप स्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम। आगे क्वेश्चन है फॉस्फोराइलेशन ऑफ EIF2 अल्फा, फिर से इस पे क्वेश्चन, और ये जून 18 में ही आया हुआ है। फिर अगेन सेरीन 51, राइट। फिर यहाँ पे एक और कंपोनेंट दिख रहा है हमें EIF2B, राइट। हम लोगों ने 4B तो पढ़ देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में केस में देखा था कि एक तरफ तो राइबोसोम की पूरी प्रिपरेशन हो रही है, दूसरी तरफ मैसेंजर RNA की प्रिपरेशन हो रही है। तो वहाँ पे हम लोगों ने EIF4A B इस तरह का देखा था, जो कि हेलिकेज की एक्टिविटी करके लूप स्ट्रक्चर्स को हटाता है, राइट। पर EIF2B ये क्या है, राइट। तब क्वेश्चन जबकि ऑप्शंस भी जब अच्छे से क्लियर होंगे तब हम उसको एफिशिएंटली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस स्ट्रेस कंडीशंस की बात हो रही है। हालांकि स्ट्रेस हम लोग आयरिस से भी रिलेट करते हैं, पर यहाँ पे और किन तरह के मैकेनिज्म की बात हो रही है, प्लस कुछ स्पेसिफिक काइनेस की यहाँ बात हो रही है। व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिफिक काइनेस यहाँ पे बात हो रही है, फॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है, राइट, फॉस्फोराइलेशन इवेंट। ओके, नेक्स्ट है एक, चलिए EIF2 आपको पता होता है ये क्या है। G भी आप ट्रांसलोकेशन में होता है। E कहाँ बाइंड करता है, 5' कैप पे बाइंड करता है, तो इसलिए सारे इनिशिएशन फैक्टर्स का रोल, उनका फंक्शन क्या था, कहाँ बाइंडिंग होती है, ये सब दिमाग में क्लियर होना चाहिए आज के टॉपिक को समझने के लिए। फिर GCN4 ये क्या है देखेंगे। फिर और कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, हालांकि mTOR पाथवे जो रिलेटेड ये जो टॉपिक है ये सेल बायोलॉजी से रिलेट करता है, बट क्योंकि यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर्स और ये सब दिए हुए हैं तो वो भी हम लोग के लिए
मॉलिक्यूलर से सीधे ये फिर लिंक होगा। तो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज की बात हो रही है, राइट, mTOR एक्टिंग एज एन प्रोटीन काइनेज। और इस क्वेश्चन में हमें क्या और नया देखने को मिल रहा है, दिस EIF4EBP, ये क्या है, राइट। तो ये जब हम लोग को थोड़े एलिमेंट्स क्लियर होंगे तो हमारे ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगे। तो देखिए हर एंड से किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये 4E है, 4E, ये आप देखें वही 4E जो कि कैप पे बाइंड करता है, कैप बाइंडिंग प्रोटीन दिया भी हुआ है। ठीक, क्वेश्चन को हम लोग बाद में थोड़ा देखेंगे, बट कंटेस्ट समझ लीजिए। नेक्स्ट इज फिर एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस हम लोगों ने अभी रिलेट किया था, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल। तो चलिए अभी टॉपिक शुरू करते हैं, फिर क्वेश्चंस आप लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है, तो इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो रेगुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे आज। तो रेगुलेशन किसका, ट्रांसलेशन मैकेनिज्म का। पर हम लोग जानते हैं, या आपको ये शायद पता होना चाहिए, कि जो रेगुलेशन की बात जब हम करते हैं, रेगुलेशन की बात जब हम करते हैं तो रेफरेंस जो आता है डीएनए से, जब आरएनए मैकेनिज्म, आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस। हम लोग डिटेल अभी इस टॉपिक पे फोकस है, विच इज ट्रांसलेशन, राइट। और यहाँ डीएनए से आरएनए के बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट करता है तो हम लोग कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। बट आवर टॉपिक इज अबाउट ट्रांसलेशन। इसमें रेगुलेशन की जब भी बात आती है तो रेगुलेशन की क्या बात आती है कि कोई भी जीन है, सपोज दिस इज अ डीएनए और एक जीन है, जीन मीन्स व्हाट, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि ट्रांसक्राइब होके, ट्रांसक्राइब मीन्स आरएनए बना के प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। जीन का कैसा स्ट्रक्चर, ये हम अपने टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। और ये जो प्रोटीन बन रहा है, यानी इसको रेगुलेट करना, राइट, रेगुलेशन टर्म आया। रेगुलेशन जब वर्ड हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि या तो ये जो जीन्स हैं या जो प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को या तो एक्टिव किया जा रहा है या तो इनएक्टिव किया जा रहा है, या इससे बेटर वर्ड है इनएक्टिव से रिप्रेस, राइट। तो इसका रेगुलेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी हमें किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की ज़रूरत है या कभी नहीं है, राइट। तो उस तरीके से हमें रेगुलेशन क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग को जब भी रेगुलेशन की बात होती है तो रेगुलेशन जो सबसे ज़्यादा गवर्न किया गया है नेचर में, वो किस प्रोसेस पे गवर्न किया गया है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पे। यानी जब डीएनए से एमआरएनए बन रहा होता है तब ये डिसाइड होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जीन जो है ये आरएनए बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि आरएनए बन गया तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उसको ट्रांसलेट होके प्रोटीन बना ले। बट आरएनए बनेगा या नहीं बनेगा वो ऑब्वियसली किस स्टेप पे डिसाइड होता है, ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए नेचर ने ज़्यादा रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो रखा है किसी प्रोटीन के बनने या नहीं बनने का, वो क्या रखा है, ट्रांसक्रिप्शन पे रखा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ज़्यादातर फोकस किस पे किया गया है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन प्रोसेस पे फोकस किया गया है। और ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाता है तो उसके बाद वो कि हाँ भाई अब ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस होनी चाहिए, यानी ट्रांसलेशन होना चाहिए। पर हम लोग आज के टॉपिक में ये बात कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन लेवल पे भी कुछ रेगुलेशंस हो सकते हैं। तो वही आज हम लोग इस टॉपिक में आज समझने जा रहे हैं कि यानी एमआरएनए बन चुका है, अब प्रोटीन जो है वो ट्रांसलेशन के लिए जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। तो अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल इन
प्रोकैरियोट्स, राइट। तो प्रोकैरियोट में क्या ये मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पहले बात की हुई है कि प्रोकैरियोट का जो mRNA होता है उसमें शाइंडल गैनो सीक्वेंस होते हैं, उसको हम राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी कह सकते हैं। यानी ये जो शाइंडल गैनो सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 30S राइबोसोम पे जो पाया जाता है 16S राइबोसोमल आरएनए। दिस इज 30S राइबो। अभी तक हम लोग नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से दिखाते आ रहे हैं, पर यहाँ पे इस फिगर में ये अबव सिचुएशन दिखाई गई कि 30S राइबोसोम, आप नीचे दिखाएं या ऊपर, ये अब आपके इंटरेस्ट की बात है। तो 30S राइबोसोम जो है वो क्या है, बाइंड कर रहा है, और कहाँ से, 16S राइबोसोमल आरएनए का जो कुछ पोर्शन है वो कहाँ, किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, शाइंडल गैनो सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट ऑन द mRNA टर्म्ड एज राइबोसोम बाइंडिंग साइट, राइट। तो इस पर पूरा डिटेल लेक्चर दिया जा चुका है। सो अभी अगर हम लोग देखें कि अगर ये साइट, ये जो एसोसिएशन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि अब ये तैयारी की जा रही है कि अब ट्रांसलेशन जो है वो प्रोसीड होना चाहिए। पर अगर कुछ ऐसा हो जाए, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, शाइंडल गैनो सीक्वेंस, जहाँ पे ये 30S सब यूनिट कुछ इस तरीके से आके बाइंड करेगी और ट्रांसलेशन को शुरू करेगी, राइट। पर अगर राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे कुछ ऐसी प्रोटीन आके बाइंड हो जाए जो कि फिर उससे क्या होगा कि 30S राइबोसोम जो है वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट से अटैच ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो उस वजह से फिर क्या होगा, जो ट्रांसलेशन है आगे का प्रोसेस जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी प्रोटीन जो यहाँ पे आके बाइंड करती है वो क्या कहलाती है, आरबीपी प्रोटीन, यानी आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। दिस इज आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, या आप इनको कह सकते हैं दीज आर एक्टिंग एज अ रिप्रेसर्स प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन होती है जो कि क्या कर रही है, दे आर रिकॉग्नाइजिंग अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो कि आरबीएस के आस पास है। हालांकि यहाँ पे ऐसे दिखा दिया गया है कि पूरा ये आरबीएस कैप्चर कर रहा है, पर पूरा कंप्लीट नहीं करता है, कुछ पोर्शन उसका करता है, और जब ये बाइंड कर जाएगा तो ऑब्वियसली 30S राइबोसोम बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जैसे नहीं बाइंड कर पाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। सो एक ये मैकेनिज्म हमारे सामने आया। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, दिस इज ये एक mRNA प्रोकैरियोट का दिखाया गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट, दिस इज AUG स्टार्ट कोडॉन, यहाँ पे क्या है स्टॉप कोडॉन, अगेन दिस इज, ये दूसरा ओपन रीडिंग फ्रेम शुरू हो रहा है और इसका ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट, फिर ये AUG एंड देन स्टॉप कोडॉन। तो अगर आप देखें कि जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, इस आरएनए मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो ये आपस में ही इस तरीके से लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, यानी आपस में क्या कर लिया है, सेल्फ बेस पेयरिंग कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से बेस पेयरिंग किया है कि ये वाला जो ओपन रीडिंग फ्रेम है ये क्या होगा कि ये दिस इज ORF2 एंड दिस इज यहाँ से AUG से लेके ये स्टॉप कोडॉन, तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन रीडिंग फ्रेम 1। तो ये क्या हो रहा है कि आरएनए इस तरीके से जब सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर ले रहे हैं तो इसकी वजह से जो देख रहे हैं ये आरबीएस जो है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये यहीं पर आपस में बेस पेयरिंग किए तो राइबोसोम बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी 30S राइबोसोम 30S राइट। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये अपना यहाँ पे बट ये जो है क्या होगा, ये जो 30S राइबोसोम है ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा। जब ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो ओपन रीडिंग फ्रेम 2 जो प्रोटीन बना रहा होगा वो रिप्रेस कर दिया जाएगा, यानी उसको कंट्रोल किया जा रहा है। हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी हो कि ORF1 इज रिक्वायर्ड बट ORF2 इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इन सम केसेस कुछ ऐसा भी हो सकता है
कि जब ORF1 जो है, जब अगर इसको ट्रांसलेट करना हो तो ORF1 इस तरीके से ट्रांसलेट होने लगे कि अब ये जो आपस में सेल्फ पेयरिंग किए हुए थे अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये आके बाइंड कर गया पूरा 60s और 30s सब यूनिट, तो अब ये मतलब अब ये आपस में सेल्फ बेस पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, और इस तरीके से आपका जो दूसरा ओपन ब्रीडिंग फ्रेम है अब वो भी फ्री हो गया, राइट। मतलब ये आपका ओपन रीडिंग फ्रेम अब ये फ्री हो गया। अब यहाँ से 30s राइबोसोम जो है वो बाइंड कर सकता है और ये भी ट्रांसलेट होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट में हमें दो बेसिक मैकेनिज्म मिले, एक तो आरबीपी, तो ये आपको याद रखना है, क्या आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन एक हो गया, और दूसरा क्या हो गया, आरएनए सेल्फ बेस पेयरिंग। ये दो ऐसे मैकेनिज्म है जिससे ये ट्रांसलेशन को अपने कंट्रोल कर रहा है। अब हम आते हैं दूसरे, ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन कंट्रोल इन यूकैरियोट्स, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जो अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस नहीं मतलब जो अभी हमने आपको क्वेश्चंस दिखाए वो इसी पर बेस्ड है, इसलिए बहुत कॉन्शियस होके ध्यान दीजिए, सुनिएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, द फर्स्ट लाइन इज जस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल बाय EIF2 वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। तो पहली तो चीज़ आपको ये मिल गई है कि जो EIF2 है, इट इज़ प्लेइंग अ क्रिटिकल, क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, और वो भी कहाँ पे, ट्रांसलेशनल लेवल पे। क्योंकि आपको पता है EIF2, अगर आप याद करें तो EIF2 का काम क्या होता था कि दिस इज सपोज दिस इज योर mRNA, राइट। ये अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड कोई कोड किया है, ये यहाँ पे एंटी कोडॉन, और प्लस यहाँ पे हमारा क्या बाइंड हो जाता था, EIF2। और EIF2 हमेशा मतलब जब वो tRNA के साथ एसोसिएट कर रहा है तो किस फॉर्म में एसोसिएट कर रहा है, tRNA कब उसको रिकॉग्नाइज करेगा, जब EIF2 GTP बाइंड होगा। ये सब टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, EIF2 GTP बाउंड या EIF2 GDP बाउंड, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से आपको बहुत आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए ये बहुत एफिशिएंटली याद रखिएगा कि कब कौन सी बाइंडिंग होती है किस GTP या GDP के साथ, ठीक। तो ये इसका ये आपने यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में आपने पढ़ा था, ठीक। तो उसको पूरा रिकॉल करना है। अब हम लोग को ये पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो GTP है यहाँ पे क्या होता है, EIF2 GTP बाउंडेड हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि EIF2 जब हाइड्रोलिसिस करता था क्या बाउंडेड हो जाता था, GTP। यानी यहाँ GTP और GDP का एक्सचेंज होता है। इस एक्सचेंज के लिए है ना, अब मान लीजिए EIF2 GDP है, आ गया, हाइड्रोलिसिस हुई जब, तो ऑब्वियसली एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया, तो अब ये कैसा हो गया, EIF2 GDP फॉर्म में हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए कि अब GDP से इसको अब काम करना है, काम क्या करना है, इसको tRNA से एसोसिएट होना है। कौन सा tRNA, अमाइनो एसाइलेटेड tRNA, वो tRNA जो कि अभी A साइट पे लोड होने जा रहा है, उसको EIF2 GTP लोड कराने का काम करता है। तो अगर वो GDP बाउंडेड होगा तब तो कर नहीं पाएगा, क्या होना चाहिए, GTP बाउंडेड होना चाहिए। तो इसको एक्सचेंज करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, EIF2 B, राइट। तो EIF2 B जो होता है वो ये काम करता है, यानी GTP एक्सचेंज फैक्टर होता है, ठीक। तो ये EIF2 B क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ GTP एक्सचेंज फैक्टर, ये याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, EIF2 B, है ना, से क्वेश्चन भी दिखा था। सो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, द फंडामेंटल मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलेशनल कंट्रोल बाय EIF2 इज कंजर्व फ्रॉम बर्डिंग यीस्ट टू मैमल्स। मतलब ये जो EIF2 के द्वारा ट्रांसलेशनल कंट्रोल मैकेनिज्म हो रहा है, ये ईस्ट से लेके मैमल्स तक में देखा गया है। और इस मैकेनिज्म में होता क्या है, एक तरह से यहाँ पे प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन का हमें
इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, कि प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन के ज़रिए इस मैकेनिज्म को अंजाम दिया जाता है कि कब कि ट्रांसलेशन के समय ही प्रोटीन की सिंथेसिस को रेगुलेट किया जा रहा है। ओके, तो हम लोग इस मैकेनिज्म के थोड़े डिटेलिंग्स में जाएंगे। तो पहला एक जो मैकेनिज्म है यूकैरियोट के केस में, वो कौन सा है कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ EIF2 अल्फा ब्लॉक्स टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो पहले दिस हेडिंग इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं EIF2 अल्फा की बात, राइट, जो अभी तक आप लोग को EIF2 तो पता है, बट व्हाट इज दिस अल्फा। और टर्नरी कॉम्प्लेक्स आपको याद होगा, व्हाट इज इट, टर्नरी कॉम्प्लेक्स मीन्स tRNA अमाइनो एसिड एंड दिस इज एसोसिएटेड विद EIF2 GTP। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक, तो अब आपको क्या समझना है कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस कंडीशन होते हैं। अब ये वर्ड आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट, कि चाहे स्ट्रेस कंडीशन हो, चाहे हाइपोक्सिक कंडीशन हो, है ना, ऑक्सीजन स्ट्रेस हो, वायरल इन्फेक्शन हो, या अमाइनो एसिड स्टार्वेशन कंडीशन हो, या हीट शॉक हो। तो ऐसे कंडीशन में देखिए कौन से स्ट्रेस कंडीशन, जैसे हाइपोक्सिया, वायरल इन्फेक्शन, अमाइनो एसिड स्टार्वेशन एंड हीट शॉक। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रांसलेशन को रिप्रेस कर दिया जाता है। कैसे रिप्रेस किया जा रहा है ट्रांसलेशन को? बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ अल्फा सब यूनिट ऑफ EIF2, अल्फा सब यूनिट ऑफ EIF2 एट रेसिड्यू सेरीन 51। ये वर्ड आप लोगों को देखा होगा क्वेश्चन में, राइट, दिस इज अल्फा सब यूनिट ऑफ EIF2, राइट। तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है, एक चलिए अभी तो इसको समझ लीजिए। फिर दिस इनहिबिट द एक्सचेंज ऑफ, यानी जब अल्फा सब यूनिट जो है वो फॉस्फोराइलेट हो जाती है, कहाँ पे फॉस्फोराइलेट हो जाती है? सेरीन 51 रेसिड्यू पे। तो वहाँ पे अब GDP-GTP एक्सचेंज जो फैक्टर होता है EIF2 में, वो नहीं हो पाता है। बेसिकली वो किसके द्वारा हो रहा था? EIF2B के द्वारा। ठीक, तो यानी अब EIF2B का काम क्या था? बेसिकली इट वाज स्टिमुलेटिंग। अगर हम लोग देखें, अगर बहुत ही सिंपल वे में हम आपको बताएं तो आपको बहुत, क्योंकि इतने इन डेप्थ क्वेश्चंस आए हैं इससे, कि ये जो EIF2, दिस इज EIF2B। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कितने इनिशिएशन फैक्टर्स या ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। EIF2B क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। क्या कर रहा है? स्टिमुलेट करता है कि EIF2 मान लो GDP बाउंडेड है, ठीक, तो ये GDP को रिलीज करा के ये EIF2B यहाँ पे क्या कर देगा? ये GTP को ऐड कर देगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा EIF2GTP। सो द सिंपल थिंग इज दैट कि इनका ये कहना है कि अगर फॉस्फोराइलेशन इवेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा? GDP एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो कौन नहीं कर पा रहा है? ये नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो अभी हम आपको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं कि जो EIF2 है, पहले तो EIF2 बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में इसकी बात हुई है। तो EIF2 जो है ये बना हुआ है, या मैं बोलूँ इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि ये अल्फा, बीटा और गामा सब यूनिट का बना हुआ होता है।
राइट। तो ये जो अल्फा सब यूनिट पे, अल्फा सब यूनिट जो है, अगर उस पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो ये क्या है, ये एक तरह से प्रोटीन है। प्रोटीन किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन इट्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। तो वो उसके सेरीन 51 रेसिड्यू पे फॉस्फेट ग्रुप अगर लग जाता है तो इस फॉस्फेट ग्रुप लगने के कारण जो EIF2B था वो EIF2B जो है वो EIF2 GDP से EIF2 GTP एक्सचेंज नहीं कर पाता। राइट। तो कहने का सेंस यहाँ पे क्या हो गया कि इस पे EIF2 इज मेड अप ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट। यही वाली ये जो यूनिट है ये अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट की बनी है। उस पे फॉस्फेट ग्रुप लग जाए किस पोजीशन पे? सेरीन पोजीशन पे अगर लग जाता है तो EIF2B जो है उससे EF2 GDP नहीं हटा पाता, क्योंकि उसका काम क्या है? GDP को हटा के GTP ऐड करना। क्यों ऐड करना? क्योंकि जब EIF2 GTP ऐड करेगा, EIF2 GTP फॉर्म में होगा, तभी वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। क्योंकि देखिए इससे बहुत सारे स्टेटमेंट्स अराइज हो सकते हैं, इसीलिए इसको इन डेप्थ इस तरह से डिस्कशन हो रहा है। राइट। तो अब ये चीज यहाँ पे हम लोगों को समझाई गई है। EIF2 अल्फा इज प्रेजेंट इन एक्सेस ओवर EIF2B। तो ये बहुत एक्सेस में, तो अगर थोड़ा भी फॉस्फोराइलेशन इवेंट हो रहा है तो हमें बाई टर्नरी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कुछ चेंजेस देखेंगे और उसका इफेक्ट दिखेगा। तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि भाई EIF2 अल्फा अगर फॉस्फोराइलेट हो जाए तो वो रिप्रेस कर देगा ट्रांसलेशन, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई इस पे फॉस्फेट ग्रुप लग गया तो EIF2B अब GDP को निकाल नहीं पाएगा। EIF2 GTP फॉर्म जो है इसका वर्किंग फॉर्म है वो काम कर नहीं पाएगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं। जब टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं तो 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, 43 नहीं बनेगा तो 48 नहीं बनेगा, फिर ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ने पहले मैकेनिज्म में देखा, इससे जिससे आपको काफ़ी क्वेश्चन आ भी चुके हैं कि EIF2 अल्फा जो है वो इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन कर रहा है किसमें? ट्रांसलेशन के समय, कि कुछ प्रोटीन अब बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। ठीक, तो ये हम लोग को देखने को मिला। अब यहाँ पे जो हम लोग ने देखा अब हम लोग इसको यहाँ पे आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो अगर अमाइनो एसिड की अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम है, डबल स्ट्रैंडेड RNA यानी कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, या किसी प्रकार का शॉक है या स्ट्रेस कंडीशन है, जैसे ऑस्मोटिक हीट शॉक, हीम लेवल कम हो रहा है, या ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्ट्रेस या हाइपोक्सिक कंडीशन, ऐसी, अब ध्यान से सुनना, ये अगर कंडीशन, ये क्या है? पहली कंडीशन का एराइज होना। इस कंडीशन में क्या होंगे? कुछ काइनेजेस एक्टिव होंगे। कौन से काइनेजेस एक्टिव हो रहे हैं? जैसे कि GCN2, PKR, HRI, PERK, PERK, ये सभी क्या है? अब आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बात को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि बेसिकली अमाइनो एसिड की अवेलेबिलिटी में कोई कमी आ रही है, उस समय GCN2 काइनेज एक्टिव हो रहा है। अब ये सब आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। देखिए आया भी हुआ है। वायरल इन्फेक्शन जब हो रहा है तो PKR टाइप जो है वो काइनेज एक्टिव हो रहा है। ऐसे इस तरह के शॉक के समय HRI और ये PERK, इस तरह के काइनेजेस एक्टिव हो रहे हैं। ठीक, अब ये जो काइनेजेस है, नाम मिले काइनेजेस, यानी ये जो काइनेज है क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, ये आके अल्फा पे, ये क्या है? ये पूरा जो बना हुआ है, दिस इज व्हाट, यहाँ पे मैंने अल्फा बनाया है, बीटा एंड गामा, दिस इज व्हाट EIF2, यहाँ पे लिखो, ये पूरा ये EIF2 हो गया एंड दिस इज GDP। तो EIF2 GDP था,
अब क्या किया, मान लीजिए इसने कोई काम किया होगा, अभी जीडीपी फॉर्म में आ गया, अब इसको वापस से जीटीपी फॉर्म में आना था, पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि इस तरह की कोई कंडीशन अगर आ गई यूकैरियोट के केस में, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि ये जो काइनेजेस हैं, ये काइनेजेस ने क्या किया है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया है अल्फा सब यूनिट पे, EIF2 के अल्फा सब यूनिट पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। अब इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, ये मैंने दिखाया, ये फॉस्फेट ग्रुप क्या कर रहा है, EIF2B के फंक्शन को रोक दिया। EIF2B करता क्या, EIF2B जो है वो EIF2 GTP बाउंड कराता, पर अब वो करा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फॉस्फोराइलेशन की वजह से इसकी एक्टिविटी बंद हो गई है, इसकी एक्टिविटी बंद हो गई, इसीलिए यहाँ लिखा भी है इनएक्टिव EIF2 GDP EIF2B कॉम्प्लेक्स, इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, पर अब अभी दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो क्या हो रहा है, EIF2B अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है EIF2B, यहाँ देखिए GDP को निकाल दिया, इस GDP को, ये जो अटैच था, इस GDP को निकाल दिया और GTP को बाउंड करा दिया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, EIF2 ये क्या बन गया है, EIF2GTP कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये EIF2GTP क्या करेगा, बाइंड करेगा अपने tRNA से, ठीक है, जो कि अमाइनो एसिड लेके भाई उसका काम है, और ये जाके कहाँ, ए साइट पे लोड करेगा, यानी ट्रांसलेशन फिर होगा। पर अगर किसी कंडीशन में प्रॉब्लम आ गई, इस तरह की कोई कंडीशन आ गई, तो इस तरह के काइनेज एक्टिव होंगे, इस तरह के काइनेज क्या करेंगे, इसको फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से EIF2B अपना काम नहीं कर पाएगा और ट्रांसलेशन इनहिबिशन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन इनहिबिशन, देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसलेशन के समय ही इनहिबिशन की प्रक्रिया हो गई, यानी अब कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो बनने वाली थी अब नहीं बनेंगी। पर यहाँ पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कभी कभी केस में कुछ सेलेक्टिव ट्रांसलेशन हो सकता है, ये भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई जब हम लोग को पता है कि कभी कभी हीट स्ट्रेस में क्या हो जाता है, हीट शॉक प्रोटीन्स बनती हैं, या स्ट्रेस के समय भी कुछ अलग प्रोटीन्स बनने लगती हैं, तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेलेक्टिव ट्रांसलेशन होने लगा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक बार और फिर से रिवीजन आप कर सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे से क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि द फॉस्फोराइलेशन ऑफ EIF2 अल्फा इज मीडिएटेड बाय 4 मेजर डिस्टिंक्ट प्रोटीन काइनेजेस। कौन कौन से थे, राइट, एक था HRI मीन्स हीम रेगुलेटेड, इनका फुल फॉर्म दिया हुआ है, इनहिबिटर काइनेज, प्रोटीन काइनेज RNA, PKR लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काइनेज, जिसको हम PERK बोल रहे थे, एंड द मैमेलियन ऑर्थोलॉग ऑफ ईस्ट जनरल कंट्रोल नॉन डिप्रेसिबल 2 यानी GCN2, इसका भी नाम आप जरूर सुनिए, जनरल कंट्रोल नॉन डिप्रेसिबल 2 प्रोटीन जो है ये काइनेजेस का काम करेंगी। और इन ये प्रोटीन काइनेजेस की खास बात क्या है, इन सभी के पास स्पेसिफिक डोमेन पार्ट होता है इनके प्रोटीन में, जो कि बहुत तरह के सिग्नल्स को रीड करके ट्रांसलेशन को कंट्रोल कर रहा है, जो अभी हम लोगों ने देखा, डायग्राम में ही देखा। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है कि PKR और HRI जो हैं दे आर एक्चुअली बहुत सिग्नलिंग पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, और वायरल डबल स्ट्रैंडेड RNA अगर इन्फेक्शन है तो ये इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक, और ये कैसे काम करते हैं, बेसिकली ये काइनेजेस जो है डाइमर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, फिर ऑटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं, और फिर अलग अलग काइनेज की एक्टिविटी दिखाते हैं, और एक्टिवेटेड जो उनका कन्फर्मेशन है वो क्या काम करेगा कि EIF2 अल्फा को फॉस्फोराइलेट करेगा, कहाँ पे, सेरीन 51, राइट। और इनकी एक्सरे स्टडीज़ भी ये बताई हैं किस तरीके से जो
आर है जो ये काइनेजेस होते हैं, वो काइनेजेस जो कि EIF2 के अल्फा सब यूनिट पे फॉस्फेट ग्रुप लगा रहे हैं, वो किस तरीके से इंटरैक्ट होते हैं। जैसे कि हर प्रोटीन का अपना एक N टर्मिनल पार्ट होता है और एक C टर्मिनल लोब पार्ट होता है, वो कनेक्टेड होते हैं हिंज रीजन से, राइट। तो EIF2 अल्फा क्या होता है, C टर्मिनल कैटालिटिक लोब से बाइंड करते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि कहाँ EIF2 अल्फा बेसिकली कहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा है इन तरह के काइनेजेस से, क्योंकि EIF2 अल्फा किसी काइनेज से इंटरैक्ट पहले कर रहा होगा ना, तो कहाँ पे कर रहा है, वो कर रहा है C टर्मिनल कैटालिटिक लोब, ठीक। और उसके बाद क्या हो रहा है, स्पेसिफिक डोमेन डाइमराइजेशंस होते हैं और जो है अनफोल्डिंग और मैकेनिस्टिक फंक्शंस होते हैं, जिसके बाद जो है इस स्पेसिफिक पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन इवेंट किया जाता है। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे क्या जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या है कि हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन थी, ठीक। कंडीशंस क्या कर रही थी, किसी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर रही थी और ये प्रोटीन काइनेज जो है EIF2 अल्फा पे, EIF2 अल्फा सब यूनिट पे फॉस्फेट ग्रुप लगा रही थी। इसकी वजह से EIF2B जो है अपना काम नहीं कर पा रहा था और इसकी वजह से क्या हो रहा था, टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा था और इसकी वजह से ट्रांसलेशन प्रक्रिया रुक गई। पर हम लोगों ने देखा कि मीनवाइल ये जो फॉस्फोराइलेशन हुआ, इसके बाद बावजूद कुछ ऐसे सेलेक्टिव ट्रांसलेशन होते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे हम लोग उन्हीं एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। देखिए, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है एनहांसेस द ट्रांसलेशन ऑफ सेलेक्टेड mRNA। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, उस कंडीशन की वजह से, उस फॉस्फोराइलेशन की वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, पर कभी भाई उस स्ट्रेस कंडीशन में कुछ और प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ सकती है उनके अडेप्टेशन के लिए, तो कोई और जो है प्रोटीन ट्रांसलेट हो रही है, तो वो कैसे हो रही है वो हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत देखेंगे। तो जैसे कि एक क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत काम हुआ है उस पर। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर होता है जिसका नाम है GCN4, ठीक है। और एक और है मैमेलियन, जिसमें हम लोग मैमल में अगर बात करें तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 4। अब देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कि दोनों ही क्या दिखा रहे हैं, दे आर शोइंग एन इंक्रीज्ड एक्टिविटी। हर पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्टिवेशन फैक्टर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो रही है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, उस बुरे स्ट्रेस कंडीशन की वजह से कुछ प्रोटीन बंद हो रही थी। कैसे बंद हो रही हैं हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि उस स्ट्रेस कंडीशन की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस किसी प्रोटीन की बढ़ रही है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल की बात हो रही है कि ऐसे कंडीशन में GCN4 जो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है या फैक्टर है, GCN4 की सिंथेसिस बढ़ जाती है। तो वही हम लोग उस एग्जाम्पल में देखेंगे। तो इसमें द 5' रीजन ऑफ देयर mRNA, इनके mRNA में खास बात क्या होती है, इनके mRNA में मल्टीपल अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं। हमने अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होते हैं इसके बारे में बात की है, राइट। अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ही जहाँ पे आयरस एलिमेंट की बात हुई है तो उसको देखिएगा कि ये क्या होते हैं। छोटे छोटे अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं जो कि ट्रांसलेशन को कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, हम लोग क्या एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं कि इसी स्ट्रेस के समय कैसे जो GCN4 है अपनी सिंथेसिस को बढ़ा लेता है। बाकी तो बंद कर दे रहे हैं पर ये बढ़ा लेता है, ठीक। तो क्या बताया कि सबसे पहली खास बात इन्होंने क्या बताई कि इसके mRNA में ही 5' रीजन पे लगभग 4 ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं और वही मैमेलियन केस में जो एक्टिवेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 4 है उसके पास 2 ओपन रीडिंग अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं।
और हर ओपन रीडिंग फ्रेम होता है क्या, सभी के पास AUG यानी स्टॉप कोडॉन होता है। अपस्ट्रीम AUGs आर यूज्ड बाय अनफॉस्फोराइलेटेड EIF2 अल्फा एंड रिजल्ट इन टर्मिनेशन। तो जो अपस्ट्रीम अगर ट्रांसलेट हो रहे हैं, अगर ये लोग ट्रांसलेट होंगे, उस केस में EIF2 अल्फा जो है वो क्या होता है, अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होता है, यानी EIF2 अल्फा पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा हुआ है, याद रखिएगा। पर जब जीन कोडिंग करनी होती है तो ये फॉस्फोराइलेटेड हो जाते हैं, यानी जब GCN4 ट्रांसलेट होना होगा तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन। अभी इस बात को अभी आप और आगे समझ सकते हैं। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है GADD34 mRNA, जो कि इसकी भी सिंथेसिस एनहांस हो जाती है जब EIF2 अल्फा फॉस्फोराइलेट होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि EIF2 अल्फा फॉस्फोराइलेशन में, EIF2 अल्फा फॉस्फोराइलेशन में मेजरली ट्रांसलेशन कुछ प्रोटीन बंद हो जाती हैं, पर कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं GCN4 ईस्ट के केस में, दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने देखा ATF4, क्योंकि देखिए CSIR या कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे एक्सेप्शंस बहुत पूछे जाते हैं, राइट। एक ये हो गया, और एक हम लोग देख रहे हैं GADD34, ये भी क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस में अगर आपको दिया हुआ है तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कब वो बात कर रहे हैं कि फॉस्फोराइलेट होने पर, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं फॉस्फोराइलेट होने पे कुछ प्रोटीन बंद हो गई, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं अनफॉस्फोराइलेट होने पे क्या हो रहा है, या फॉस्फोराइलेट होने पे सिंथेसिस हो रही है। सॉरी, आई रिपीट माय लाइन, फॉस्फोराइलेट होने पे कुछ प्रोटीन्स जो हैं बंद हो जा रही हैं, पर दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं फॉस्फोराइलेट होने पे कुछ प्रोटीन्स ऑन हो रही हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे, जैसे कौन सी ऑन हो रही है, GCN4, ATF4 एंड GADD34, ठीक। तो अभी ये यहाँ पे जो आपको फिगर दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि किस तरीके से EIF2 अल्फा जो है फॉस्फोराइलेट हो गया, उसके बाद कैसे सिंथेसिस हो रही है। तो ये जो एक डायग्राम दिया हुआ है उसको पहले ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ पे आप एक कंडीशन सोचिए, एक कंडीशन दी गई है कि यहाँ पे एक्चुअली अभी नॉन स्टारवेशन कंडीशन है। नॉन स्टारवेशन कंडीशन यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेस कंडीशन है, हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस समय अमाइनो एसिड की अवेलेबिलिटी है। तो अगर अमाइनो एसिड की अवेलेबिलिटी है तो क्या आप अमाइनो एसिड और बनाना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे। तो अमाइनो एसिड की इस बायोसिंथेसिस बनाने के लिए ये जो GCN4 है, ये GCN4 का क्या दिया हुआ है, ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक। यहाँ पे AUG कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, ऑब्जर्व समझ लीजिए कि यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो कहने का सेंस ये है कि जब कंडीशन नॉन स्टारवेशन है, यानी अमाइनो एसिड भरपूर मात्रा में अभी हैं, कोई बायोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि और मेनली बायोसिंथेसिस में इन अमाइनो एसिड के GCN4 जो कि क्या है, एक तरह का, ये जब अगर ट्रांसलेट हो जाएगा तो ये एक ऐसी प्रोटीन बनाएगा, ये एक ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो कि अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाएगी। अभी फिलहाल आप ऐसे समझ सकते हैं। पर जब हमने देख लिया कंडीशन जो है अमाइनो एसिड जो है वो पूरी है, तो अभी आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं चाहेंगे कि ये जो है क्या है, ये अभी ट्रांसलेशन हो इस ओपन रीडिंग फ्रेम का। तो एक्चुअली में ये गवर्न कैसे होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जब अमाइनो एसिड बहुत अच्छे से होंगे उस केस में क्या होगा, 40S सब यूनिट तुरंत जाके बाइंड करेगा। tRNA ये जो है टर्नरी कॉम्प्लेक्स बहुत तेजी और जल्दी से बनेगा, क्योंकि अमाइनो एसिड हैं, tRNA को अमाइनो एसिड खोजने में या कोई दिक्कत नहीं होगी, एसाइलेशन बहुत जल्दी होगा, और ये जो EIF2 है वो भी बहुत तेजी से काम करेगा, और पहले ओपन रीडिंग फ्रेम पे आके ये सारे यूनिट्स तुरंत रेडी हो जाएंगे, और ये जो पहला अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम है वो ट्रांसलेट होगा।
यहाँ पे फिर डिसोसिएशन नहीं होगा, ये आगे फिर बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया, यहाँ पे आप सोच सकते हैं हम लोगों ने क्या कहा था कि यहाँ पे लगभग ओपन रीडिंग फ्रेम 1 भी होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। तो यानी क्योंकि बहुत रैपिड बाइंडिंग हो रही है इन यूनिट्स की, या क्यों बाइंडिंग हो रही है, क्योंकि टर्नरी कॉम्प्लेक्स फटाफट बन रहा है, तेजी से हो रहा है। फिर एक पोजीशन यहाँ आएगी कि जब वो ओपन रीडिंग फ्रेम तक यहाँ आएगा, फिर सारे जो ये राइबोसोम है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी ट्रांसलेशन खत्म कर दिया गया। ठीक, यहाँ पे ट्रांसलेशन खत्म कर दिया गया। और ये चाह भी रहे थे, क्योंकि अमाइनो एसिड कोई स्टारवेशन की कंडीशन नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। तो कहने का सेंस क्या आया कि नॉन स्टारवेशन कंडीशन में जब अमाइनो एसिड की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया है, उस समय इतनी तेजी से ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है कि अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम 1, 2, 3, 4 सब जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं, ट्रांसलेट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली ओपन रीडिंग फ्रेम के स्टॉप कोडॉन तक आते आते फिर ये राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और पूरा ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाता है। पर अब आप दूसरा केस देखिए। अब दूसरे केस में अगर दूसरे केस में हम लोग इमेजिन करें कि स्टारवेशन कंडीशन है, जब स्टारवेशन कंडीशन होगी तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होता है, जैसे हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था GCN2, मैं भी दिखाने की कोशिश, GCN2 यहाँ पे दिख रहा है, अमाइनो एसिड अवेलेबिलिटी कम, यहाँ पे स्ट्रेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे कम है, तो GCN2 काइनेज एक्टिव हो गया। तो GCN2 काइनेज क्या कर रहा था वहां पे, GCN2 एक काइनेज की तरह काम करता है, और GCN2 क्या करेगा, EIF2 की अल्फा बीटा गामा यूनिट होती है, अल्फा यूनिट पे फॉस्फेट ग्रुप लगा देगा। जब EIF2 ये जो लगा देगा तो क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जब इस पे लग गया, तो अब आप जानते हैं कि EIF2 GTP का जल्दी जल्दी फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि EIF2B अब अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा। तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, ये वाला जो GTP बहुत तेजी से एक्सेन, और ये जो बन रहा था, यानी ये जो TC कॉम्प्लेक्स है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ये स्लो हो जाएगा, ये इसका रेट जो है बहुत धीरे हो जाएगा। तो अब क्या होगा, सॉरी मैं 30s बोल दे रही हूँ, ये यूकैरियोट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग 40s एज्यूम करिएगा प्लीज, ठीक है। तो 40s 60s, ओके। तो अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत स्लो टर्नरी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो अभी क्या है कि अब ओपन रीडिंग फ्रेम 1 पे ये कुछ इस तरीके से आके रिसाइड हो गया है, राइट। तो हम लोग ने क्या देखा, GCN2 ने इसकी EIF2B की कैपेबिलिटी को बहुत रिड्यूस कर दिया, और अब TC कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से बन नहीं पा रहा। इस रिड्यूस लेवल की वजह से क्या होगा कि जो राइबोसोम है वो स्कैन करेगा AUG कोडॉन के लिए, राइट, क्योंकि उसको मिल नहीं रहा है, वो भाई अब ज़्यादा देर तक स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई वेट तो कर रहा है, पर अब क्या होगा कि TC कॉम्प्लेक्स ही इतना लो है कि वो AUG स्कैन करने के लिए उसको मौका मिल जाएगा। और जब इस मौका मिलेगा तो वो GCN4 के स्टार्ट कोडॉन तक पहुंच जाएगा। यानी कि इस कहने का सेंस ये है कि स्टारवेशन कंडीशन में इस काइनेज ने इस पर जब फॉस्फेट ग्रुप लगाया तो EIF2 GTP का लेवल अब लो हो गया, जिसकी वजह से टर्नरी कॉम्प्लेक्स कम फॉर्म हो रहा है। टर्नरी कॉम्प्लेक्स जब कम फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे राइबोसोम एक तरह से क्या करेगा, वो वेट कर रहा है और मूव ऑन करता है, राइट, मूव ऑन कर रहा है, और स्टार्ट कोडॉन को वो स्कैन करेगा। करते करते वो क्या कर देता है कि वो ORF4 तक को भी, इस ओपन रीडिंग फ्रेम को भी पार करते हुए कहाँ पहुंच जाता है, GCN4 पे पहुंच जाता है, कुछ इस तरीके से।
ठीक है, दिस इज 40s, ठीक। और उसके बाद वो GCA यहाँ तक अगर पहुँच गया तो अब क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक एक्सेप्शनल केस देखा जहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन होने पर, जैसे हम लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा कि GSCN2 काइनेज जो है क्या कर रहा है, GCN काइनेज 2 जो है EIF2 पे के अल्फा यूनिट पे फॉस्फेट ग्रुप लगाएगा। हम लोगों ने फिर ऐसे देखा था, यू कैन सी द प्रीवियस स्लाइड, कि कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ था कि EIF2 अल्फा जो है अब EIF2B काम नहीं कर पाएगा, और जहाँ पे लिखा हुआ था EIF2 अल्फा EIF2B इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स, तो दो चीज़ें होंगी, एक तो ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा, ज़्यादातर ट्रांसलेशन इनहिबिट होंगे, प्लस कुछ सेलेक्टिव ट्रांसलेशन होंगे। तो ये हमें एक सेलेक्टिव ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल दिख रहा है, जहाँ पे GCN2 काइनेज की वजह से GCN4 फैक्टर अब ट्रांसलेट हो जा रहा है इस बुरे कंडीशन में। ये ट्रांसलेट होके अब कोशिश करेगा कि ये खुद अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल हो जाए, क्योंकि बाहर स्टार्वेशन कंडीशन हो गई है, तो उस स्ट्रेस कंडीशन में भी होते हुए किस तरीके से ये एक्टिव हो जाएगा। सो इट्स अ वंडरफुल एग्जाम्पल फॉर दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन एंड ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रांसलेशन में एक पहला क्या मैकेनिज्म मिल गया कि EIF2 अल्फा सब यूनिट जो है वो सेरीन 51 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया जाता है, जिससे ट्रांसलेशन को रेगुलेट किया जा सके। और कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने दोनों ही बिहाफ पे देखे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, अगेन आई विल रिपीट माई वर्ड्स, कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जब यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं तो राइबोसोम पहले रेडी होता है, राइबोसोम रेडी होता है, साथ साथ में mRNA भी रेडी होता है। हम लोगों ने वहाँ बोला था कि mRNA पे 5 प्राइम कैप पे पहले कौन प्रोटीन आके बाइंड हो जाती है, EIF4E बाइंड होती है। EIF4E जब बाइंड होती है तो इसको देखकर कौन अट्रैक्ट होती है, EIF4G। तो ये दोनों ही जो हैं इनिशिएशन फैक्टर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म में रिस्पॉन्सिबल है EIF4E पहली बात, और EIF4G के पास मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, जिससे ये बहुत सारी प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करती है, और कहीं ना कहीं ये भी रेगुलेशन मैकेनिज्म में रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी अगर हम लोग इसमें देखें, ये बहुत ही बेहतर, ये भी आपसे क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोग देखें तो क्या होता है कि जैसे ही EIF4E, देखिए यहाँ पे मैंने येलो कलर से ये कैप बनाया था, और ये क्या बना हुआ है, EIF4E आके बाइंड कर गई है। और अगर हम लोग जनरल मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है, इसको देख के फिर EIF4G इससे इंटरैक्ट करती है, उसके बाद ये पूरा राइबोसोम तैयार हो चुका होता है, उसके पास कितने होते हैं फैक्टर्स, 1, 1A, 2 and 5 and 3, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्रोटीन्स इस तरीके से आके इससे एसोसिएट हो जाती हैं, राइबोसोम रेडी हो गया है, और आके यहाँ पे लोड होता है, जो हम लोग बात किए थे 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद ट्रांसलेशन मैकेनिज्म को शुरू कर दिया जाता है। पर यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि हम लोग को रेगुलेशन देखना है। यहाँ पे एक और टर्म लिया जा रहा है which is EIF4EBP. What is it? EIF4E बाइंडिंग प्रोटीन। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन इस EIF4E से बाइंड कर सकती है, ठीक है, और ये वहीं इंटरैक्ट करती है जहाँ पे EIF4G इंटरैक्ट करती है, यानी डोमेन कहें या वो जो फंक्शनल पार्ट है वो वहीं पे इंटरैक्ट करती है। अगर ये यहाँ पे ये इंटरैक्ट कर रही है तो EIF4E के पास भी कैपेबिलिटी है यहाँ इंटरैक्ट करने की। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये प्रोटीन आके बाइंड हो जाए तो क्या होगा, तो फिर 4G बाइंड नहीं कर सकती है, और 4G बाइंड नहीं करेगी तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो आपके पास एक आइडिया मिल गया होगा कि जो 4E बाइंडिंग प्रोटीन है वो किस तरीके से एक
इनहिबिटर का काम कर रही है, इनहिबिटर ऑफ फॉर ट्रांसलेशन इनिशिएशन। और ये जो EIF4EBP प्रोटीन है, या इसको सिर्फ कहीं कहीं पे 4EBP भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये जो प्रोटीन है ये भी फॉस्फोराइलेशन के उससे काम करती है, मतलब रेगुलेट की जाती है। जैसे EIF2 अल्फा रेगुलेट की जा रही थी फॉस्फेट ऐड करके कि भाई फॉस्फेट ऐड हो गया तो अब काम नहीं कर पाएगी, और अगर नहीं है तो काम कर रही थी। उसी तरह यहाँ पे 4EBP भी बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है कि अगर इस पर फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया जाए तो क्या होगा कि जो ये इसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगी ई के। जैसे इस डायग्राम में ही रिप्रेजेंटेड है, आप देख सकते हैं कि जब इस पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा है तो ये EIF4E से आके बाइंड कर गई, और EIF4G अब बाइंड नहीं करेगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। पर अगर 4EBP पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया जाए तो क्या होगा, 4EBP पर फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया जाए तो ये अब इससे बाइंड नहीं कर सकती। जब ये बाइंड नहीं कर सकती तो EIF4G बाइंड करेगा, दोनों में से एक को करना है, 4G बाइंड करेगा, फिर ट्रांसलेशन होगा। अब ये बात क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं या और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो सेल डिवीजन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और स्टिमुलेट करते हैं कुछ ऐसे काइनेजेस को, ऐसे काइनेज को ये स्टिमुलेट कर देंगे। काइनेज का काम ही क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप लगा देना, कि वो फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे। तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि भाई कोई सेल है, उसको डिवीजन के लिए जाना है, तो डिवीजन के लिए जाना है, उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो प्रोटीन जो कि सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रही हो, सपोज यहाँ पे ट्रांसलेशन के बाद ये प्रोटीन बन रही है, दिस इज अ प्रोटीन, ये प्रोटीन बन रही है, तो ये जो प्रोटीन है इसको बनना ज़रूरी है। तो इसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई ग्रोथ सिग्नल आया होगा उस सेल में, उस ग्रोथ सिग्नल के बाद क्या हुआ होगा, उसने 4EBP पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया होगा, ताकि ये प्रोटीन जिस mRNA से बन रही है ये प्रोटीन जिस mRNA से बन रही है उस पर कहीं 4EBP बाइंड ना कर जाए। ठीक है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि ये बाइंड करे, तो वो नहीं बाइंड करेगा और ये प्रोटीन बनेगी। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक, अब इससे एनालिटिकल क्वेश्चन भी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। और अब आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि EIF4E का अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन होने लगे तो क्या हो सकता है, 4E का खूब एक्सप्रेशन हो रहा है, तो आप कहेंगे 4E का अगर बहुत एक्सप्रेशन हो रहा है तो वो mRNA से के कैप रीजन पे जाके बहुत तेजी से बाइंड करेगी, जितना वो बाइंड करेगी 4G भी बाइंड करेगा। जब 4G बाइंड करेगा तो सारे ये जो कॉम्प्लेक्स है वो काम करेंगे और ट्रांसलेशन और प्रोटीन बहुत तेजी से बनेगा। ऐसा ही कैंसरस स्टेज में देखा गया है कि कैंसरस में क्या होता है कि 4E का ओवर एक्सप्रेशन होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्योंकि उसमें mTOR का भी रोल आ जाता है, राइट, तो ये एक तरह से mTOR क्या है, सेल्यूलर प्रोटीन काइनेज है। ठीक है, बाकी इट्स अ वेरी बिग काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक ऑफ सेल बायोलॉजी। तो ये एक प्रोटीन काइनेज है। तो अगर देखा जाए तो इसको ऐसे केस में inhibitors for mTOR is used like rapamycin, राइट, तो जो कि उसको ब्लॉक कर देगा। जब ये ब्लॉक कर देगा, mTOR अगर ब्लॉक कर देगा तो mTOR क्योंकि काइनेज है वो फॉस्फेट ग्रुप अब लगा नहीं पाएगा। जब फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगेगा तो ये अब E बाइंड नहीं हो पाएगा, ये बाइंड होगा, 4EBP बाइंड होगा, और फिर 4G बाइंड नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेशन इनहिबिटर। तो इसलिए इनहिबिटर्स जैसे कि रेपामाइसिन यूज होते हैं एज अ कीमोथेरापी एजेंट। तो ऑन द होल आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि
उस केस में स्ट्रेस कंडीशन की वजह से कुछ ऐसे काइनेज को एक्टिव किया जा रहा है जो कि EIF2 के अल्फा सब यूनिट पे फॉस्फेट ग्रुप लगा रहे हैं। और सेकेंड मैकेनिज्म में हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स या रेगुलेटर्स या हार्मोन्स या कुछ अदर फैक्टर्स जो है वो काइनेज को एक्टिव कर रहे हैं, और ये काइनेज जो है 4EBP पर फॉस्फेट ग्रुप लगा दे रहे हैं, और 4EBP पर लगाने के कारण जो है वो अब EIF4E रीजन से बाइंड नहीं हो पा रहा और ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ट्रांसलेशन को एक तरह से बंद किया जा रहा है क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन है। स्ट्रेस कंडीशन में काइनेज को एक्टिव करके EIF2 अल्फा पे फॉस्फेट ग्रुप लगा के ट्रांसलेशन को बंद किया गया। हम लोगों ने एक्सेप्शन याद रखिएगा, क्योंकि अभी दिमाग में होगा कि हम लोगों ने तो देखा कि GCN4 जो है स्ट्रेस कंडीशन, यानी कि जब अमाइनो एसिड का स्टार्वेशन या स्टार्वेशन पीरियड में तो GCN4 एक्टिव हो गया था, पर याद रखिए वो एक्सेप्शनल बात हो रही थी कि उस समय पर कुछ सेलेक्टिव ट्रांसलेशन हो सकते हैं, बट वैसे देखा गया है कि स्ट्रेस में क्या है, ये मैकेनिज्म होने से ट्रांसलेशन को ग्लोबली एक तरह से रिप्रेस किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ट्रांसलेशन को बढ़ाया जा रहा है। पर अगर आपको ऑपोजिट करना है कि यानी भाई ट्रांसलेशन ग्रोथ फैक्टर्स आ गया, कुछ ऐसा सेल डिवीजन होने लगा जो कि कैंसरस है, तो जाहिर सी बात है वो कैंसरस क्यों हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोटीन एक्टिवेट हो गई हैं जो कि इस पे फॉस्फेट ग्रुप लगा रही है। सो इस पे बहुत सारे आपके एनालिटिकल पार्ट जुड़ सकते हैं जो कि आए भी हुए हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, हालांकि अब जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम लोग उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से 4EBP रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे है ट्रांसलेशन किस तरीके से ये इनहिबिट कर रही है। तो प्लीज़ इस पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे 4EBP क्या हो रहा था, 4EBP अगर काम करेगा, क्योंकि एकदम याद नहीं कर लेना है, क्योंकि देखिए वो आपके सवाल पर डिपेंड करेगा कि ट्रांसलेशन हो रहा है या ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि 4EBP अगर एक्टिव है, और ये एक्टिव कब है, जब फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा है, तो ये एक्टिव है और ये एक्टिव करके ट्रांसलेशन को ये इनहिबिट कर रही है। पर अगर फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या कर रही है, राइट। मैं क्योंकि ये सब से बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोगों को खुद भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, सपोज दिस इज 4EBP, ठीक। तो ये जो 4BP पर अगर फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया गया तो ये क्या हो गई, ये प्रोटीन इनएक्टिव हो गई है, और इनएक्टिव होने की वजह से क्योंकि ये अब 5 प्राइम कैप रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगी, तो ट्रांसलेशन प्रक्रिया नॉर्मली होगी। कहने का सेंस हमारा ये था, ये नहीं कि याद कर लेना है कि उस केस में ट्रांसलेशन होगा उसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर 4EBP अगर एक्टिव है, राइट, एक्टिव कब है वो, जब उस पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा है, तब वो 5 प्राइम कैप से इंटरैक्ट करेगी, और इंटरैक्ट करने के बाद ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर रही है। ठीक, तो क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं जिसमें आपको पता लगाना है कि क्या चीजें चल रही हैं, एंड यू हैव टू गेट इट टू द आंसर। ठीक, उसी तरीके से वो मैकेनिज्म भी बार बार डिस्कस कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे भी हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि एक्चुअली अगर देखें ड्रोसोफिला के केस में, तो जो oocyte की जब बात होती है तो
बट यहाँ पे बात क्या हो रही है, नोट इट डाउन की फर्टिलाइजेशन से पहले की जो बात यहाँ पे बात हो रही है, तो एक ऑस्कर प्रोटीन होती है, ऑस्कर प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है टेल बनाने के लिए, राइट। तो ये जो ऑस्कर प्रोटीन है, ऑब्वियसली ये प्रोटीन जो है ऑस्कर अपने mRNA से बनी होगी, ठीक। तो क्या होता है बेसिकली, जब oocyte के समय फॉर्मेशन के समय क्या होता है कि जो oocyte से जुड़ी हुई होती हैं कुछ नर्व सेल्स, ये नर्व सेल्स क्या करती हैं कि एंटीरियर एंड पे ऑस्कर mRNA को डिपॉजिट करती हैं। फिर ये ऑस्कर mRNA जो है पोस्टीरियर रीजन पे लोकलाइज हो जाता है। बाद में फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसके बाद वो ऑस्कर प्रोटीन मतलब mRNA ट्रांसलेट होती है। ध्यान से सुनिएगा, जब फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्टीरियर रीजन पे जो mRNA स्टोर था, अब वो ट्रांसलेट होके ऑस्कर प्रोटीन बनाएगा और ये ऑस्कर प्रोटीन क्या फॉर्मेशन करेगी, ड्रोसोफिला के टेल रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब तक इस ऑस्कर mRNA को क्या करके रखना पड़ेगा, रिप्रेस करके रखना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है ये यहाँ पे आपको बताया गया है। तो यहाँ पे ये mRNA दिया हुआ है, ये AUG कोडॉन, दिस इज अ स्टॉप कोडॉन, ठीक। ये mRNA पूरा एक ओपन रीडिंग फ्रेम है। दिस इज 5 प्राइम एंड 4E यहाँ पे आके क्या बाइंड किया है। यहाँ पे क्या होता है कि इस ऑस्कर mRNA होता है जो उसके 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, ये सब क्या होता है UTR, पिछले वीडियोस में सब बता दिया गया है। 3 प्राइम UTR रीजन पे एक ब्रूनो प्रोटीन रिकॉग्नाइज करती है। यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं यहाँ पे, जिसको कि ब्रूनो प्रोटीन जो है वो रिकॉग्नाइज करती है और आके बाइंड कर लेती है। जब ये बाइंड करती है तो उसके बाद एक कप जो है वो प्रोटीन आके यहाँ पे बाइंड करती है, जो कि इसके पास ये जो प्रोटीन है इसके पास 4EBP का डोमेन होता है। मतलब कि इस रीजन पे 4EBP प्रोटीन बाइंड कर सकती है। 4EBP प्रोटीन क्या होती है हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया। तो जो 4EBP प्रोटीन है ये यहाँ पे ये डोमेन, ये ब्रूनो से कब डोमेन बाइंड किया, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा mRNA है वो इस तरीके से फोल्ड हो गया और ब्रूनो के कप डोमेन से ये 4E रीजन इस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है। आई रिपीट, ब्रूनो जो है बाइंड करता है 3 प्राइम UTR रीजन से जो कि ऑस्कर mRNA में है, और इसको मतलब कह सकते हैं आप, ये जो रीजन होता है BRE मीन्स ब्रूनो रिस्पॉन्स एलिमेंट। ब्रूनो जो है फिर क्या करता है 4EBP कप को पूरे मदद करता है इसको इससे इंटरैक्ट कराने, जो कप डोमेन है इससे इसे इंटरैक्ट कराने में। तो इंटरैक्ट कराने की वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे यही सब प्रोटीन इंटरैक्ट करने लगी तो 4G तो बाइंड नहीं कर पाएगा और जिससे कि क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। ओके, so this is a kind of cup is a kind of 4EBP protein you can say। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि किस तरीके से ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर दिया गया। एक और एग्जाम्पल होता है जहाँ पे फेरेटीन को रेगुलेट किया जा रहा है। फेरेटीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में आयरन लेवल का मेंटेन होना और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका रोल हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के रोल में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है, मतलब रोल प्ले करता है। क्योंकि आयरन जो है एक को फैक्टर की तरह हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के केस में काम कर रहा होता है, ठीक। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में ऑब्वियसली मदद मिलती है। तो जो आयरन मेनली
तो फिर ये जो आयरन को रेगुलेट करने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है आयरन बाइंडिंग आयरन बाइंडिंग प्रोटीन फेरेटिन। आयरन के लेवल को रेगुलेट करने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है फेरेटिन। दिस इज आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। और इस फेरेटिन का काम क्या होता है? इस फेरेटिन का रोल है, फेरेटिन का काम होता है कि या तो वो ज़रूरत पड़ने पे आयरन को स्टोर करे, ज़रूरत पड़ने पे आयरन को रिलीज करे। और इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसी भी बॉडी की नीड है, राइट। तो बेसिकली फेरेटिन का जो अगर देखे जाए, उसका फेरेटिन का जो जीन है उसके पास कुछ आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट होते हैं। आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एज आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट। ठीक, इस आयरन रेगुलेट, और ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं? ऑब्वियसली 5 प्राइम साइड में मैंने बनाया तो ये 5 प्राइम यूटीआर रीजन पे ही सिचुएटेड होते हैं। ठीक, तो जब आयरन जो आयरन है वो अगर प्रेजेंट होगा, जब आयरन अगर प्रेजेंट होगा, व्हेन इन द केस, तो उस केस में आयरन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो इस रेगुलेटरी एलिमेंट से बाइंड नहीं करेगी, राइट। और जब आयरन लेवल एब्सेंट होगा, यानी आयरन का लेवल कम होगा, तो इस यूटीआर रीजन से आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है आके बाइंड कर लेगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या कर रही है। तो बाइंड करने या नहीं करने का मतलब ये है कि जब बाइंड नहीं कर पाएगी तो ट्रांसलेशन यूनिट यहाँ पे लोड हो सकता है, सारा काम कर सकता है। पर जब आयरन का लेवल कम है तो ये एक ऐसी प्रोटीन, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे आके इंटरैक्ट करने लगेगी, जिससे कि इवन हम लोग पढ़ चुके हैं EIF4AB, जो कि हेलिकेज की एक्टिविटी दिखाते हुए सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को डिग्रेड कर देते हैं, तो वो ये नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। सो इस तरीके से जो आयरन लेवल अगर एलिवेटेड है तो फेरेटिन प्रोटीन चाहिए होगी, तभी वो आयरन को बाइंड करेगी। और अगर आयरन लेवल कम है तो फेरेटिन प्रोटीन जो है नहीं चाहिए, और जो फेरेटिन प्रोटीन है फिर वो काम नहीं करेगी। सो दिस इज द वे हाउ द फेरेटिन इज बीइंग रेगुलेटेड। ओके, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, इट इज़ सफिशिएंट एनफ फॉर कितना हम लोगों को कॉन्शियस होके देखना है। सो फॉस्फोराइलेशन ऑफ द अल्फा सब यूनिट एट सेरीन 51 पोजीशन इन सैक्रोमाइसिस cerevisiae लीड्स टू सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ EIF2 a guanosine exchange factor. दिस फिनोमिना इज, तो अभी आप देख सकते हैं हम लोगों ने बात की थी कि वहां पे क्या होता है। इट इज नोन टू एक्टिवेट विच काइंड ऑफ ट्रांसलेशन, याद आया? शॉर्ट ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं जो कि mRNA सीक्वेंस है, और मेन ओपन रीडिंग फ्रेम को करते हैं, क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। तो ये हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि और नोन टू एक्टिवेट ट्रांसलेशन ऑफ द कैप, ऐसा कोई कैपिंग पर वो काम कर ही नहीं रहे थे, आयरिस पर कोई काम कर ही नहीं रहे थे, न्यूक्लियस और ये मैच्योर mRNA ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की कोई रोल था भी नहीं। तो आप मैच कर सकते हैं और भी उससे। फिर यहाँ है फॉस्फोराइलेशन ऑफ EIF2 अल्फा सब यूनिट एट सेरीन 51 लीड्स टू व्हाट? जब EIF2 अल्फा पे फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है तो क्या होता है? EIF2B बिकॉज ऑफ टाइट बाइंडिंग बिटवीन EIF2 एंड 2B। हम लोग ने EIF2B का भी रोल देख लिया, क्योंकि क्या होता है, EIF2B आता है, EIF2B का रोल क्या था?
that's a kind of GDP exchange, right? So during eukaryotic protein synthesis, a stress condition result in activation of a specific kinase leading to one is a stress condition result in activation of a specific kinases. हम लोग को पता है कौन कौन से specific kinases leading to phosphorylation of key translation initiation that inhibits protein synthesis from a large number of cellular mRNA. Which one of the following factor is a target of the kinase, right? तो कौन सा फैक्टर होता है जो कि टारगेट किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के समय? दैट इनहिबिट्स, यहाँ पे ये भी कहना है दैट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, phosphorylation of which that inhibits the protein synthesis is EIF2 alpha. ओके, फिर नेक्स्ट वन इज हम लोग एमटोर का भी कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि पाथवे प्रोटीन काइनेज एमटोर को एक्टिवेट करते हैं, पूरा डायग्राम में ही हमने मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एमटोर एसेंशियली मॉडिफाई विच प्रोटीन, यहाँ पे एक ही प्रोटीन वो दिख रही है जो हम लोग ने इतना डिटेल में एक डिस्कशन किया, वो क्या था? द फॉलोइंग प्रोटीन्स जो है वो पॉसिबल कैंडिडेट थी, एक EIF4E 4E तो रहना ही है, तो 4 एक तो ये हो गई और एक EIF4EBP, तो यही दोनों ही ऑप्शन में है, तो दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Next is the cap binding protein EIF4 which is involved in global regulation of translation is highly regulated in eukaryotic cells in an experiment. और researcher transfected mammalian cells with, अब रिसर्चर ने किससे ट्रांसफेक्ट कर दिया? EIF4E क्या करेगा? कैप प्रोटीन से जाके बाइंड करेगा. EIF4E का ओवर एक्सप्रेशन क्या करेगा? कैंसरस यानी नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो ये हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की. सो दिस इज इक्वली एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द योर CSIR एग्जाम्स, राइट? सो अच्छे से आप लोग उसका रिविजन कीजिए. ओके, देन थैंक यू फॉर नाउ. विल बी बैक सून आफ्टर फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू so much.